जैसे इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इनकम, तो ऑलरेडी बेटा हम स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 4 तरह की इनकम्स होती हैं। पहले तो 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम लोग 4 चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन ये चारों चीज़ें हमें जो है फ्री में नहीं मिलती, हमें कुछ पे करना होता है। और ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि लैंड पे रेंट पे करते हैं, लेबर को वेजेस पे की जाती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट पे किया जाता है। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बेटा जब मैं अगर ये कह रहा हूँ कि पे किया जाता है ये, तो जब कोई चीज़ पे हो रही है तो कोई पर्सन उसे रिसीव करने वाला भी तो है। जो इसे पे कर रहा है उसके लिए ये साइड एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो इसे रिसीव कर रहा है उसके लिए ये साइड इनकम है। तो हम लोग जब बात करेंगे तो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये इनकम ही होती है। तो पूरा जो इनकम मेथड है वो इन्हीं चारों चीज़ों पे चलने वाला है और कुछ नहीं है। इन्हीं 4 चीज़ों को आप काउंट कीजिए, जैसे ही इन चारों को काउंट करेंगे आपका इनकम मेथड बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग इस वाले कंटेंट को उठा रहे हैं बेटा, लेबर को, कि लेबर क्या है। बेटा बेसिकली जो लेबर वर्क करता है हमारी सोसाइटी में, वो 2 तरीके से वर्क करता है। एक तो वो किसी दूसरे पर्सन के अंडर वर्क करता है। जैसे अगर मैं स्कूल में काम कर रहा हूँ तो स्कूल मेरा खुद का नहीं है। अगर खुद का होता तो मैं उसे सेल्फ एम्प्लॉयड बोलता, लेकिन अब स्कूल मेरा खुद का नहीं है, मैं किसी और के अंडर वर्क कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मुझे एज ए एम्प्लॉई बोला जाएगा कि भाई मैं एक एम्प्लॉई हूँ यहाँ पे, और पक्का है कि मेरा कोई एम्प्लॉयर भी है ऊपर, ये ओनर है। जो डायरेक्टर है स्कूल के उनकी बात हो रही है। लेकिन मैं क्या हूँ? लेबर। मतलब लेबर फर्स्ट केस में क्या हो सकता है? एम्प्लॉय हो सकता है। दूसरे केस में वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। आपको ये समझना है बेटा कि लेबर किस तरीके से सोसाइटी में काम करता है। तो लेबर 2 तरीके से काम करता है। एक वो जब वो किसी सेकंड पर्सन के अंडर वर्क कर रहा होता है, और दूसरा वो जब वो अपना खुद का काम कर रहा होता है। तो जब वो खुद का काम करेगा वी कॉल्ड इट सेल्फ एम्प्लॉयड। जैसे डॉक्टर का क्लिनिक है, या किसी टीचर ने कोई ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, वो भी आ जाएगा इसी के अंदर। कोई लॉयर है जिसने अपना खुद का ऑफिस ओपन कर रखा है, वो डील करता है कुछ जुडिशियल इश्यूज़ के ऊपर, तो वो सारी चीज़ें ये सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन आप सेल्फ एम्प्लॉयड की बजाय अगर आप एज ए एम्प्लॉय किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तो आप किसके अंडर काम कर रहे होंगे? एम्प्लॉयर के अंडर। तो जब आप काम कर रहे हैं तो उस केस में मैं आपको एम्प्लॉय बोलने वाला हूँ। अब समझिएगा बेटा, आपका एम्प्लॉयर जो पैसे आपको पे करता है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को जो पैसे पे करता है, उसी को बोला जाता है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इसको बोला जाता है। चलिए, तो पहली टर्म का आई होप कि आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ये लेबर के फर्स्ट पार्ट का केस है, जिसमें लेबर एज ए एम्प्लॉय काम करता है किसी एम्प्लॉयर के अंडर। अब ये कंपनसेशन वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ बेटा? मैं डायरेक्ट वेजेस वर्ड क्यों यूज़ नहीं कर रहा? अब इसका मीनिंग समझना। देखो बेटा, एक एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं एक स्कूल में वर्क कर रहा हूँ, और वो भी एज अ टीचर। मान लीजिए बेटा, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे चाइल्ड हैं, वो इस स्कूल में पढ़ रहा है, और उसकी जो फ़ीस है वो 3000 है। लेकिन ये फ़ीस मैं पे नहीं करता, क्योंकि मैं खुद स्कूल में टीच करता हूँ, इसलिए ये फ़ीस मैं पे नहीं करता। जो मुझे सैलरी है वो सपोज़ कीजिए कि मुझे मिलती है 30,000। इस केस में जो एम्प्लॉयर है
जो एम्प्लॉय को पे कर रहा है वो हमें सिर्फ ये दिख रहा है बेटा 30,000, लेकिन इस 30,000 की बजाय हम लोग ये 3,000 भी ऐड करने वाले हैं। एक एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय तो पूरा कितने रुपीज़ में पड़ रहा है? 33,000 रुपीज़ में पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर बेटा एज ए टीचर नहीं होता यहाँ पे, उस टाइम पे अगर इसका बच्चा ऐसे पढ़ रहा होता तो उसको 3,000 पर मंथ पे करने पड़ते, जो कि बाकी बच्चे पे कर रहे हैं, बाकी बच्चों के पेरेंट्स जो पे कर रहे हैं वो इन्हें भी पे करना पड़ता। वो एज ए टीचर यहाँ पे काम कर रहे हैं, दैट्स वाई उन्हें ये सर्विस मिल रही है, और उन्हें कोई सर्विस मिल रही है तो वो सारा उनका कंपनसेशन ही माना जाता है। इसीलिए बेटा ये कंपनसेशन वर्ड वेजेस वर्ड से थोड़ा सा वाइडर है। मतलब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बारी कैश में ही कोई पेमेंट हो। अब ये पेमेंट कैश में नहीं हो रही बेटा, ये तो ऑटोमेटिकली फ़ीस पे की जो है, एक तरीके से बच्चा आपका फ्री में पढ़ रहा है, और बच्चा आपका फ्री में पढ़ रहा है तब भी ये इसमें काउंट होता है। अब अगर मैं ये कहूँ बेटा कि स्कूल हमें क्वार्टर्स दे दे रहने के लिए, उस केस में हम क्वार्टर्स का रेंट तो नहीं देंगे, पे करेंगे स्कूल को, लेकिन भाई रेंट बनता तो है ना इसका, तो वो जो रेंट बनता है बेटा वो भी काउंट होता है। मतलब आपको ये समझना है कि वेजेस सिर्फ जो कैश में मिल रही है एक तरीके से उसको शो कर रही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं, वो भी उसकी अर्निंग का ही पार्ट है। इसीलिए हम लोग एक वर्ड यूज़ करते हैं कंपनसेशन, इसलिए मैंने डायरेक्ट वेजेस नहीं लिखा बेटा। अच्छा एक और चीज़, जैसे हमारा बेटा एक एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे अब मान लीजिए अभी ये कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इस कोरोना पेंडेमिक में बेटा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहे या स्टेट गवर्नमेंट ये कहे कि भाई आप ना कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, टीचर्स को बोले, तो ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम में मान सकता हूँ, वैसे ही लिख लेता हूँ, बट हालांकि है नहीं है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम मान लेते हैं कि भाई जो भी हम कंट्रीब्यूट करेंगे उससे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन वो अच्छे हो जाएंगे, इस तरीके से। अब इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन दो पर्सन कर सकते हैं, एक एम्प्लॉयर कर सकता है और एक एम्प्लॉय कर सकता है। मतलब मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स काम कर रहा है स्कूल में, तो मिस्टर एक्स के लिए जो पे करना है अमाउंट इस कोरोना फंड में, वो एम्प्लॉयर भी कर सकता है और एम्प्लॉय भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है। अगर बेटा मैं सैलरी लेके आके घर पे, मतलब मैं 30,000 ले आया और उसमें से 2,000 मैंने पे कर दिए, एक ओनर ने मेरी तरफ से 2,000 पे कर दिए, मतलब मैंने पे नहीं किए, जो ये एम्प्लॉयर है मेरा, ओनर जो है, उसने मेरा नाम लेके यानी कि मिस्टर एक्स के नाम से ये अमाउंट सबमिट करा दिया सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम में कंट्रीब्यूशन कौन कौन कर सकता है? एम्प्लॉयर भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय तो अपने कैश मिलने के बाद करेगा, लेकिन एम्प्लॉयर तो बिना कैश दिए ही सीधा डायरेक्ट कोरोना फंड में पैसे डाल देगा, और वो भी एम्प्लॉय के नाम से डालेगा। तो जो पैसे अब ये डाल रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाम से, वो भी उसके कंपनसेशन का ही पार्ट है, क्योंकि वो उसकी अर्निंग ही है। अगर वो वहाँ एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा होता तो उसके नाम से कोरोना फंड में पैसे थोड़ी डालता कोई। बेसिकली आपको ये समझना है बेटा कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ थोड़ी सी वाइडर टर्म है। सबसे पहले तो इसमें वेजेस एंड सैलरी आ जाती है, वेजेस एंड सैलरीज, जो कि हो सकता है उसे कैश में मिल रही हो, इन कैश भी हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ बेटा इसमें पेमेंट इन काइंड भी आती है। ये पेमेंट इन काइंड बेटा यही है कि उसके बच्चे की जो फीस है वो लगती ही नहीं है, ये पेमेंट इन काइंड है। अब जैसे एक बात बताओ, अगर मैं मान लो पार्ले फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और पार्ले फैक्ट्री मुझे एक जो है पैकेट जो है या पेटी जो है वो बिस्किट के पैक दे देती है, मतलब बिस्किट की एक पेटी दे देती है, तो उस टाइम पे वो मुझसे पैसे नहीं ले रही उस चीज़ के,
तो उसका भी जो अमाउंट है वो भी मेरा कंपनसेशन माना जाता है। अब मान लीजिए मैं चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं अपने घर के लिए 10 चेयर्स ले आया, तो उस 10 चेयर के पैसे मुझसे कंपनी ने लिए नहीं, तब भी वो 10 चेयर्स का जो अमाउंट है वो मेरा कंपनसेशन है। तो ये जो है कैश में नहीं मिल रहा मुझे, अब ये मुझे मिल रहा है पेमेंट इन काइंड में। अब जैसे अगर मैं किसी शुगर मिल में काम कर रहा हूँ और 10 केजी शुगर मुझे पर मंथ मिल जाती है ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो बेटा वो मेरा कंपनसेशन है, लेकिन वो कैश में नहीं मिल रहा, पेमेंट इन काइंड में मिल रहा है, लेकिन है तो मेरी अर्निंग, क्योंकि शुगर मिल सभी को 10 केजी फ्री में नहीं देती, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ इसलिए मिल रहा है। अच्छा, थर्ड, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। बेटा मैं रिटायर हो गया उसके बाद भी मुझे पेंशन मिल रही है घर बैठे बैठे, वो इसीलिए मिल रही है क्योंकि मैंने एज ए एम्प्लॉई एम्प्लॉयर के लिए वर्क किया है, दैट्स वाई मुझे वो चीज़ मिल रही है, तो वो भी मेरे कंपनसेशन का ही पार्ट है। और लास्ट एंड फाइनल बेटा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। और बेटा इस एम्प्लॉयर को हम लोग सर्कल कर लेंगे, क्यों? सोशल सिक्योरिटी स्कीम में बेटा जैसे कोरोना फंड है, इसमें कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है। ये एम्प्लॉयर अपने नाम से नहीं करता बेटा, ये एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के नाम से ही करता है। तो जो कंट्रीब्यूशन ये करेगा वो तो कैश मिलने के बाद करेगा, तो इसको हम लोग कंपनसेशन में काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। मैं कहूँगा 30,000 कैश में सैलरी मिली थी, 3,000 जो है हमने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो 33,000 काउंट हो जाएगी, और वो गलत हो जाएगी बेटा, क्योंकि एक ही अमाउंट दो बार हो जाएगा काउंट, वो मिला थोड़ी है, वो तो हम दे रहे हैं। लेकिन ये एम्प्लॉयर जो हमारे नाम से जो कंट्रीब्यूट करेगा वो भी हमारी अर्निंग का ही पार्ट होगा बेटा, इसीलिए सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर ही काउंट होता है, बाकी कोई भी अमाउंट काउंट नहीं होता। अभी तक बेटा इस बात को ध्यान रखिए कि लेबर की हमने सिर्फ एक ही साइड काउंट की है, जब लेबर एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेबर अपना खुद का काम भी करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो बेटा उसको बोलते हैं सेकंड टर्म से मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड। अच्छा बेटा मैंने इसको मिक्स्ड क्यों बोला, मिक्स्ड इनकम क्यों बोला? इसीलिए मिक्स्ड इनकम बोला बेटा क्योंकि इसमें डॉक्टर की इनकम भी है, टीचर की इनकम भी है, एक लॉयर की इनकम भी है, जितने भी लोग अपने आप खुद से काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उन सब की अर्निंग्स को ऐड किया गया है। तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ लेबर्स हैं बेटा, इसलिए सबकी अर्निंग्स को मिक्स किया जाएगा, दैट्स वाई हम बोल रहे हैं मिक्स्ड इनकम। और किस पर्पज़ से? सेल्फ एम्प्लॉयड से। तो लेबर की दो तरीके से काउंटिंग होती है, एक एज ए एम्प्लॉई और एक सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बेटा हम लोग बस इन्हीं चार को इस इनकम मेथड में काउंट करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि यही इनकम होती है चार। लेबर को हमने काउंट कर लिया, अब बच गए तीन। जो ये तीन है बेटा, इन तीनों को ऐड करने से बनता है ऑपरेटिंग सरप्लस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ ऑपरेट करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। और ऑपरेटिंग सरप्लस में बेटा ये तीनों बातें आ जाती हैं, इसमें रेंट आ जाता है, साथ ही साथ इसमें इंटरेस्ट आ जाता है, और फाइनली इसमें प्रॉफिट आ जाता है। बेटा मैंने बोला ना तीनों चीज़ें, बस तीन ही बच गई थी हमारे पास, लैंड पे रेंट, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप पे प्रॉफिट। और ये इनकम मेथड ही पढ़ रहे हैं, तो हमने इन तीनों को एक साथ काउंट करना है, और जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। बेटा एक चीज़ समझने लायक है, अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय न्यूमेरिकल में दे रखा है तो बाकी की चार चीज़ों को भी न्यूमेरिकल में दे रखी है, तो आपको इनको कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर सिर्फ उस पर फोकस कीजिए। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय बनाने का तरीका है बेटा ये, इन चारों चीज़ों के वैल्यूज़ को ऐड कीजिए,
तो ये बनेगा। मिक्स्ड इनकम डायरेक्ट दी होती है, नहीं दी होती तो ज़ीरो। ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट को आप लोग इग्नोर कीजिए, और ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो इन तीनों चीज़ों को ऐड कीजिए, ऑपरेटिंग सरप्लस बन जाएगा। आगे देखिए बेटा, इफ एक नोट है बेटा यहाँ पे, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो क्या करें बेटा? तो बेटा एक बार, इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट नहीं दे रखा होता, बेसिकली बेटा प्रॉफिट के कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या पार्ट्स होते हैं उसे समझना बेटा। मान लीजिए कंपनी ने ना 5 लाख रुपीज़ प्रॉफिट अर्न किया इस फाइनेंशियल ईयर में, तो प्रॉफिट अर्न करने के बाद सबसे पहले तो बनता है कि कंपनी इस प्रॉफिट में से कुछ टैक्स दे दे गवर्नमेंट को। तो सबसे पहले तो कंपनी इस प्रॉफिट में से कुछ टैक्स देगी गवर्नमेंट को। जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाएगा बेटा, उस टैक्स को बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। और ये डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट क्यों होता है? क्योंकि बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। थोड़ा सा डिटेल में पिछली वीडियोस में मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि बर्डन क्या होता है, शिफ्ट ना शिफ्ट होना क्या होता है। क्योंकि बेटा ये प्रॉफिट पे लगता है, तो अगर पार्ले फैक्ट्री कंपनी के प्रॉफिट पे लगेगा तो उसी को पे करना पड़ेगा, फिर वो शिफ्ट नहीं कर सकते कि भाई और दूसरी कंपनी पे करेगी हमारा टैक्स। अच्छा, जैसे ही ये टैक्स का अमाउंट पे हो गया, मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ पे हो गया टैक्स का, तो अगर अभी मैं साइड में आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, यहाँ पे चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मैं कहूँगा बेटा प्रॉफिट था 5 लाख, ये प्रॉफिट था। अब इसमें से मैंने लेस कर दिया आपका कॉर्पोरेट टैक्स 1 लाख, तो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 4 लाख। अब इस 4 लाख पे ना बेटा कंपनी एक डिसीजन लेती है कि इस प्रॉफिट को क्या हम ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो हमारे ऑनर हैं कंपनी के, ऑनर में इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या फिर इसे कंपनी में ही सेव कर लें। जैसे स्कूल के एग्जांपल से बताऊंगा। मान लीजिए बेटा 4 लोगों ने मिलके स्कूल ओपन कर रखा है, 4 पर्सन्स हैं जिन्होंने स्कूल ओपन कर रखा है। अब उन्होंने स्कूल ओपन कर रखा है बेटा, तो अब जितना प्रॉफिट ये बचा हुआ है वो चारों के चारों आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें और 1 लाख रुपीज़ चारों ले लें। तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो ये हमारा पहला केस बन जाएगा। लेकिन बेटा कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अब उनका स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि हम लोग ना स्कूल की थोड़ी सी बिल्डिंग और अच्छी बना लेते हैं, या और ज़्यादा बना लेते हैं, या कुछ और सर्विसेज अच्छी कर लेते हैं स्कूल में। तो उसके लिए वो हो सकता है इस प्रॉफिट को यूज़ कर लें। भाई लोन लेने से अच्छा इसी प्रॉफिट को यूज़ कर लिया जाए। तो वो उसी अमाउंट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते ओनर्स में, और उसको सेव कर लेते हैं, कंपनी में ही यूज़ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, 2 ऑप्शंस हैं। इन केस बेटा अगर हम इसे ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड। अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अब मैं एग्जांपल में मान रहा हूँ कि 2 लाख रुपीज़ हमने डिविडेंड दे दिया था, और 2 लाख रुपीज़ हमने बिज़नेस में सेव कर लिया था कि बिज़नेस के साइज़ को बढ़ाना है या कुछ और इनोवेशन करना है बिज़नेस में। उस पर्पज़ के लिए हमने सोचा बाहर से लोन लेंगे, इससे अच्छा अपना ही प्रॉफिट रख लो बिज़नेस में। तो कुल मिला के प्रॉफिट के ये 3 पार्ट्स हैं बेटा। इसके बाद वाला पार्ट है डिविडेंड, और जो लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बेटा ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के 2 ऑल्टरनेट नेम भी होते हैं, मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा अभी। ये 2 लाख रुपीज़ हो गया, ये भी आपका 2 लाख रुपीज़ हो गया।
तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही हम लोग बोलते हैं बेटा कॉरपोरेट सेविंग। कॉरपोरेट मतलब बिजनेस, जैसे कॉरपोरेट टैक्स था, ये कॉरपोरेट की सेविंग्स है। और ऐसे ही बेटा इसका एक और ऑल्टरनेट नेम होता है जिसको बोलते हैं हम रिटेन्ड अर्निंग, मतलब ये प्रॉफिट बांटा नहीं गया ओनर्स में, इसको रिटेन कर लिया गया, रिटेन्ड अर्निंग्स। तो चलिए देखो, प्रॉफिट बेटा कई बार न्यूमेरिकल में दे रखा होगा तो ठीक है, नहीं दे रखा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को बनाने के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू ऐसे बन जाएगा बेटा, कॉरपोरेट टैक्स प्लस में डिविडेंड और प्लस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये हमारा बन जाएगा। अच्छा बेटा, जब तीनों स्टेप्स हम लोग कर लेंगे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ भी निकाल लेंगे, मिक्स इनकम भी और ऑपरेटिंग सरप्लस भी, प्रॉफिट नहीं दे रखा होगा तो वो अलग से कैलकुलेट हो जाएगा। स्टेप 3 ही है, 1 2 3। जैसे ही तीनों स्टेप आप निकालेंगे बेटा, तीनों को ऐड करने से हमारा NDPFC बनेगा। जब आप 1 + 2 + 3 करेंगे तो अब अगर आपने प्रोडक्ट मेथड पढ़ा था बेटा तो वहाँ GDP-MP बना था और यहाँ बना है NDPFC। हालांकि इनके पीछे लॉजिक है बेटा, बुक में नहीं बताया हुआ कि ऐसा क्यों बन रहा है ये, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। बाद में तो खैर आप भूल जाएंगे इसको कि ऐसा क्यों है, लेकिन वो आज की क्लास में नहीं बताऊंगा, वो मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा कि इन दोनों में ऐसा क्यों हुआ। प्रोडक्ट मेथड में ये बना था सबको ऐड करने से और इसमें ये बन रहा है ऐड करने से, तो ऐसा डिफरेंस क्यों आ रहा है। चलिए, तो इसमें NDPFC बनेगा जब आप 1 + 2 + 3 करेंगे। 1 स्टैंड फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़, 2 फॉर मिक्सड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड और 3 है बेटा आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। बेसिकली ये फॉर्मूला है पूरा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ प्लस मिक्सड इनकम प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस, तीनों को ऐड करो तो आपका NDPFC बनता है। और अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो बाद में इसको कन्वर्ट कर लेना और नेशनल इनकम बन जाएगा NNPFC। कुछ भी निकाल सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बाद में कन्वर्जन रूल अप्लाई करो और आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस सर। ये इंटरेस्टिंग है बेटा कि वेजेस और सैलरी में भी डिफरेंस है, दोनों चीज़ें सेम नहीं होती। वेजेस ज़्यादातर पर डे पर्पज़ के लिए यूज़ होती है और ये ज़्यादातर लोअर लेवल पे होती है बेटा, और जो ये सैलरीज़ हैं ये मिडिल लेवल पे होती हैं, जहाँ की आपके ऑफिस में बैठने वाले लोग आ जाते हैं या जो परमानेंट बेसिस पे होते हैं, पर डे बेसिस पे नहीं होते, उनके लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर स्किल्ड होते हैं, सैलरी वर्ड यूज़ होता है। ये आपका पूरा इनकम मेथड है। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने बीच में 2 नहीं लिखे, पेंशन ऑन रिटायरमेंट और इसके अलावा पेमेंट इन काइंड। तो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो बेसिकली ये 2 ही चीज़ें काउंट होती हैं, 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं, वो बाकी की 2 चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती नहीं हैं, दैट्स वाई मैंने अभी के लिए नहीं लिखा वो। और बाकी पूरा मेथड आपके सामने है। ये इनकम मेथड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक पिन पेज पे लिख लीजिएगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊँ तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।